हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर मार्क्स। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की पोएम 10th पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। और इस कविता की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो चलिए देखते हैं इस कविता में है क्या। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस पहले पद में कवित्री हमसे ये कहना चाहती है 1857 में जब आज़ादी की पहली क्रांति शुरू हुई थी तो सभी सिंहासन हिल उठे थे। सभी लोगों के, सभी राजवंशों के मन में क्रोध की भावना आ गई थी अंग्रेजों के प्रति कि अब हमें आज़ादी चाहिए। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी का मतलब जिस भारत को, जो बूढ़ा भारत था, जो कि अंग्रेजों की गुलामी करता था, जिस भारत को अंग्रेज लोग लूट रहे थे, उस भारत में भी अब नई जवानी आ गई थी। उस भारत में भी जोश आया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए। घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। वो आज़ादी जो हमारे पास नहीं थी, जो हम गुलाम थे, उस आज़ादी की हमने अब कीमत पहचान ली थी। अब हमें स्वतंत्र होना था। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी का मतलब यहाँ पे अंग्रेज है। अंग्रेजों को भारत से भगाने का सबने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सभी भारतवासियों ने सोच लिया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें अंग्रेजों से मुक्ति पानी है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 का मतलब है 1857 में जब क्रांति के लिए लड़ाई हो रही थी तो वो जो तलवार उठी थी वह बहुत पुरानी थी, लेकिन उसमें जो चमक थी वह बहुत नई थी। वो ये चमक थी कि हमें अब आज़ादी चाहिए, हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और ये चीज़ हमने कहाँ से सुनी थी? बुंदेलखंड के हर बोलो, मतलब हर किसी के मुंह से। वो जो लोग ग्रुप में गाना गाते रहते हैं उनके मुंह से हमने सुनी थी ये कहानी। क्या कहानी थी? कि वह खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों के समान वह बहुत लड़ी, खूब लड़ी, बहुत अच्छा लड़ी, बहुत वीरता के साथ लड़ी। वो मर्दों जैसी एक औरत थी, वो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या होता है कि कानपुर के जो नाना साहेब थे उनकी वह मुँह बोली बहन थी। मतलब नाना साहेब ने उनकी वीरता, उनके अंदर के साहस को देख के उन्हें मुँह बोली बहन बनाया था और उन्हें प्यार से वो छबीली बुलाया करते थे। लक्ष्मीबाई जो थी वो अपने पिता की इकलौती अकेली संतान थी, उनके कोई भाई बहन नहीं थे। वह हमेशा नाना के संग पढ़ी लिखी है, वह नाना के संग बड़ी हुई है, नाना के संग खेलती थी। वह आम लड़कियों जैसी नहीं थी, उनके शौक कुछ अलग थे। वह गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं, बरछी ढाल कृपाण कटारी इन सभी के साथ खेलती थी। वह ये सब उनकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। गाथाएं मतलब कि कहानियाँ। उनको वीर शिवाजी की कहानी मुँह जबानी याद थी। जैसे आज के टाइम पे हमें गाने याद हो जाते हैं, वैसे उन्हें वीर शिवाजी की उनको कहानियाँ मुँह जबानी याद थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब कवित्री इस पद में ये कहना चाह रही हैं कि वह लक्ष्मी और दुर्गा का ऐसा रूप थी। अवतार मतलब कि किसी रूप में जन्म लेना। वह एक सीधी सादी लड़की नहीं थी, वह कोई ऐसी लड़की थी जिसके अंदर लक्ष्मी या दुर्गा समाई हुई हो। वो बहुत वीरता थी उनके अंदर, बहुत साहस था। और उनकी ये साहस जो से वो तलवारबाजी करती थी, उनके ये साहस को देखकर सभी मराठे, मतलब जितने भी मराठे लोग थे वह सब पुलकित होना मतलब बहुत प्रसन्न होते थे जब वो तलवारबाजी या तलवार से अपने वार दिखाती थी। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार,
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। अब उनके जो प्रिय खेल थे, जो वो खेल खेला करती थी, वह कोई आम खेल नहीं थे। नकली युद्ध करती थी वो, व्यू की रचना करती थी कि कैसे व्यू की रचना करी जाती है, कैसे शिकार किया जाता है। सैन्य घेरना मतलब सैनिकों को कैसे घेरते हैं। दुर्ग तोड़ना, किले को कैसे तोड़ा जाता है, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। वो इन सब खेलों में ज़्यादा रुचि रखती थी। महाराष्ट्र की कुल देवी, उसकी भी आराध्य भवानी थी। मतलब महाराष्ट्र की जो कुल देवी थी वह उनकी भी बहुत आराधना करती थी। मतलब कि वो धार्मिक भी बहुत थी। ये सब चीज़ों के साथ साथ वो साहसी होने के साथ साथ उनका ईश्वर में भी बहुत विश्वास था। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल ने बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब इस पद में कवित्री बताती हैं कि उनकी सगाई हो जाती है। उनकी सगाई झांसी में होती है और उनकी सगाई के टाइम पे उनकी वीरता के वैभव मतलब कि खुशी, उस खुशी के साथ साथ उनकी वीरता की जो गाथाएं थी वह भी झांसी में आ जाती है। अब उनकी शादी हो जाती है। उनका ब्याह मतलब कि शादी होती है झांसी के राजा गंगाधर राव से, और उनके राजमहल में बहुत बधाइयाँ, खुशियाँ, मतलब पूरे झांसी में चारों तरफ खुशी का माहौल था। इस शादी की खुशी में वो बधाइयाँ बांट रहे थे, बैंड बाजे बजा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। तो पूरा झांसी जो था खुशियों से झूम रहा था। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। सुभट मतलब बहुत अच्छे वीर, और विरुदावली मतलब होता है प्रशंसा की कहानी, उनकी तारीफ। मतलब जो झांसी में जब रानी आई तो उनके साथ साथ उनकी अच्छाइयाँ, उनकी तारीफ, उनकी सारी अच्छी चीज़ वो भी झांसी में आ गई। और वो कैसे आई, बुंदेलखंड के जो भी अच्छे वीर थे उनकी कहानियाँ जो थी वो उनके साथ साथ झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जब झांसी में रानी की शादी हुई थी, उनकी रानी जोड़ी बनी थी गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई की जो जोड़ी थी, उसको कवित्री उपमा देती है किसकी, चित्रा और अर्जुन की जो जोड़ी थी। शिव भवानी मतलब पार्वती, जैसे शिव पार्वती का मिलाप हुआ था, अर्जुन का चित्रा से मिलाप हुआ था। इस पद में वो कहते हैं कि उनकी जोड़ी बिल्कुल उनके समान थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, हमने ये कहानी सुनी थी हर किसी के मुँह से कि वह बहुत वीरता के साथ लड़ी थी, वह झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, सभी तरफ चारों ओर पूरे झांसी में खुशहाली का माहौल था। उदित मतलब की जगह, सौभाग्य उनका जगह जब रानी शादी करके झांसी आई, और मुदित महलों में उजियाली छाई, मुदित का मतलब होता है प्रसन्न होना। तो सभी लोग, उनके आसपास के सभी लोग, पूरी झांसी बहुत प्रसन्न थी, सभी महलों में उजियाली छाई थी, सभी लोग बहुत खुश थे। किंतु कालगत्ती चुपके चुपके काली घटा घेर आई, मतलब उनका बुरा समय आ गया। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, जो तीर चलाने वाले हाथ थे उनके, उनमें उन्हें कभी चूड़ियां नहीं भाई थी। अब रानी को उन चूड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए विदा लेना पड़ा, क्योंकि उनके जो पति थे राजा गंगाधर राव, उनका देहांत हो गया था और रानी विधवा हो गई थी। और उन्होंने बोला कि विधि को भी नहीं दया आई, क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी और अभी रानी विधवा हो गई। तो जो राजा जी थे वह निसंतान मरे थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो रानी बेहद दुखी थी, शोक समानी थी, मतलब रानी अत्यंत दुखी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी, मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
अब इस पद में क्या होता है, जब रानी बेहद दुखी होती है क्योंकि उनके राजा जी की मृत्यु हो जाती है, तो जो झांसी में खुशहाली थी वहीं उनके सारे दीप बुझ गए थे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब जब झांसी में सारे दीप बुझ गए थे, थोड़ा दुख भरा समय था, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। डलहौजी जो एक अंग्रेज था वह मन ही मन बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको झांसी राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था कि अब तो कोई है नहीं, राजा जी तो निसंतान मरे थे, तो उस गद्दी पे बैठने वाला अब कोई बचा नहीं है। इसीलिए उसने सोचा कि अब झांसी को हड़प लिया जाए। तो उसने क्या किया, फौरन फौजें भेज दी और झांसी पे अपना झंडा लहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब पहले जो लावारिस था अब उसका वारिस बन के आया है वो झांसी में। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण का मतलब होता है आंसुओं से भरे हुए। रानी बेहद दुखी थी क्योंकि अब राजगद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं था, उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो बहुत दुखी थी रानी। और उन्होंने देखा कि अब झांसी जो है वह बहुत अकेली हो गई है, झांसी को संभालने वाला कोई नहीं है और जो भी कुछ करना है वो रानी को करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी है दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री ये कहना चाहती हैं कि जब स्टार्टिंग में फिरंगी भारत आए थे तब वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आए थे, तो वह बहुत प्रार्थना पूर्वक बहुत अच्छे से बात किया करते थे, बहुत अच्छे से परमिशन मांगा करते थे, लेकिन एकदम से ही पलट गई काया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, लेकिन एकदम से ही सब कुछ बहुत बदल गया। डलहौजी और बाकी के जो अंग्रेज थे वह अब किसी की बात नहीं सुनते थे और अब अत्याचार करने लगे थे। जिन राजाओं से अपने लिए विनती करते थे, प्रार्थना करते थे, अब उनकी कोई बात नहीं मानते थे, उनको अपने पैरों तले ठुकराया करते थे, तो उन्होंने अब अत्याचार करना शुरू कर दिया था। अब वह चाहते थे कि हम भारतवासी सिर्फ उन्हीं की बातें माने और उन्हीं की गुलामी करें। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी। तो जब राजाओं और नवाबों को अंग्रेज लोग ठुकराने लगे थे तो उनकी जो रानियां थी वह दासी बन चुकी थी। अब लेकिन वही दासी अब बनी महारानी थी। लेकिन अब रानी ने ठान लिया था कि ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं अपनी झांसी किसी के हवाले नहीं कर सकती, किसी को हड़पने नहीं दे सकती। तो उन रानी में अब साहस आ गया, वह महारानी बन गई थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी हुआ था ब्रजनिपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों इस पद में कवियत्री हमें ये बताना चाह रही है कि जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया तो वो भारत के हर हिस्से को अपनी अधीन करना चाहते थे, तो उन्होंने किस किस राज्य को अपने अधीन कर लिया था, उस पर आक्रमण कर करके या फिर उस पर वार कर करके या उनके राजाओं को हरा हरा करके अपनी और उस राज्य को अपने तरफ अधीन कर लिया था। उसमें थी अपनी राजधानी दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, बंगाल, मद्रास, ये सभी उनके अधीन हो गए थे। रानी रोई रानीवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो 9 लखे हार। अब इस पद में हमें कवित्री बताना चाह रही हैं कि जब रानी और राजा जब उनके अधीन हो गए थे तो जो रानियां थी वह रानी वासों में रोती थीं और बेगम जो थी वह बेजार मतलब पीड़ित होना, वह गम से या दुख से इतनी पीड़ित हो गई थी कि वह रोया करती थी। उनके जो गहने उनके जो कपड़े थे वह बिकते थे कलकत्तों के बाजार। कलकत्ता के बाजार में सरेआम मतलब खुलेआम नीलाम होते थे उनके कपड़े, उनके गहने या जो भी उनकी कीमती चीज़ें हुआ करती थी वह बाज़ारों में सरेआम बिका करती थी
राजा रानियों की जो इज्जत थी वो सरेआम नीलाम हुआ करती थी और अखबारों में अंग्रेज अपना इश्तिहार देते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलक्खा हार। नौलक्खा मतलब कि बहुत बेशकीमती हार, जो बहुमूल्य हार, जो बिल्कुल अपने पुरखों का होता है वैसा। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो राजा रानियों की इज्जत थी वो जो पर्दे के पीछे थी, लेकिन अब खुले आम बाजारों में ऐसे बिक रही थी। जो देश की इज्जत थी अंग्रेज उसे सरेआम बाजारों में नीलाम कर रहे थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर लिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में कवित्री हमें बताना चाह रही हैं कि जो अमीर या गरीब, जो भी महल वाले लोग थे या फिर गांव के कुटियों में रहने वाले लोग थे, वह सब अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें अपमानित सा फील होने लगा था। तो उन सभी लोगों ने ठान लिया था कि अब हम आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। कुटियों में थी विषम वेदना, मतलब कुटियों के लोग भी बहुत परेशान थे। विषम मतलब कठिन। और महलों के जो लोग थे वह भी बहुत अपमानजनक थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। उनके वीर सैनिकों के मन में जो था वो पुरखों का अभिमान था कि हमारे पुरखों ने तो ऐसा किया, अब हम कैसे गुलामी कर सकते हैं, ये वो। तो नाना धुंधु पंत और पेशवा जो थे वो जुटा रहे थे हर एक सामान, सभी लोगों को इकट्ठा करके सभी भारतवासियों में ये चिंगारी लगा रहे थे कि अब हमें तो आज़ाद होना ही है, अब हमें आज़ादी की लड़ाई खुद लड़नी है। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर लिया था प्रकट आह्वान किया था उन्होंने। रणचंडी दुर्गा माता का एक रूप होता है। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनमें अलग ही साहस आ गया था कि अब मुझे सबको प्रेरित करना है कि अब हमें आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। जो इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ, जो सोई हुई ज्योति थी, जो लोग गुलामी करके खुश थे, जो भारत लुट रहा था, अब वह उसमें हमें स्वतंत्र होना था, स्वतंत्रता को अपने पास बुलाना था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में कवित्री हमें बताना चाह रही हैं कि वह अमीर हो या गरीब इंसान हो, छोटा हो, झोपड़ी में रह रहा हो या महल में रह रहा हो, सबके अंदर ये ज्वाला सुलग गई थी कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी, मतलब सबके आंतरिक आत्मा दिल से आई थी कि अब हमें स्वतंत्र होना है, अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं करनी है। तो झांसी, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, जबलपुर, कोल्हापुर, सभी जगह ये धूम मच गई थी कि अब हम हमारी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कवित्री हमें ये बताना चाह रही है कि स्वतंत्रता की उस लड़ाई में, उस क्रांति के दौर में जो भी वीर थे वो बहुत काम आए थे। उन सभी का नाम यहाँ पे बताया गया है, जो कि नाना धुंधु पंत तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास में यह हमेशा अमर रहेंगे जिनके ये नाम थे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के लिए जो अपनी कुर्बानी दी थी, उन्होंने अपनी जान पे खेलकर हमें आज़ाद होने के लिए, क्रांति के लिए सबके मन में ये प्रेरणा भरी थी, सबको प्रेरित किया था कि अब हमें आज़ादी चाहिए, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर का आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में,
रानी ने तलवार खींच ली, हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में कवित्री हमें ये कहना चाह रही हैं कि जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनकी गाथाएं हम पीछे छोड़कर अब झांसी के मैदानों की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि झांसी में क्या हो रहा है। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, वह मर्द बनी थी, मर्दानों में मतलब मर्दों के समान मर्द की तरह वह लड़ रही थी। अब जब लड़ाई हो रही थी तो लेफ्टिनेंट वॉकर, जो कि एक अंग्रेज था, वह आया, आगे बढ़ा उनके जवानों में, उनकी भी जो सेना फौज थी। तो रानी ने अपनी तलवार खींची और द्वंद हुआ आसमानों में, मतलब बहुत युद्ध हुआ, गंभीर युद्ध हुआ। और उस युद्ध में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉकर को जख्मी कर दिया और वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागा। और उसे बहुत अजब सी हैरानी थी कि एक औरत होके वह मर्द के समान बहुत वीरता से, बहुत साहस के साथ वह लड़ रही थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। इस पद में कवित्री हमें कह रही हैं कि झांसी को छोड़कर अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह आगे की ओर बढ़ती हैं। तो झांसी छोड़कर वह कालपी आती हैं और इस दौरान में वह 100 मील निरंतर चलती हैं, जिससे कि उनका घोड़ा जो है वह बहुत थक जाता है, क्योंकि वह लगातार 100 मील की यात्रा तय करके आता है। तो इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्ग को सिधार जाता है। अब यमुना तट पर अंग्रेजों ने भी फिर खाई रानी से हार। अब यमुना तट पर भी अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेजों को फिर से रानी ने हार चटा दी थी, धूल चटा दी थी। वह अंग्रेजों से वहां जीतती हुई विजय रानी आगे चलती, किया ग्वालियर पर अधिकार। अब वहां से रानी आगे बढ़ती हुई जीत हासिल करते हुए ग्वालियर पर आ जाती हैं और अपना ग्वालियर पर भी अधिकार जमा लेती हैं। चलो, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब क्या होता है, जब रानी सब सारी विजय हासिल करते हुए ग्वालियर पर आती हैं, तो वहाँ के जो राजा सिंधिया रहते हैं वह अंग्रेजों के डर से अंग्रेजों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इस पद में क्या होता है कि रानी हर जगह से जीतती हुई आती है, वह ग्वालियर पे भी उनको विजय मिलती है, लेकिन अंग्रेजों की जो सेना थी वह फिर से घिर जाती है। इस बार जो रहता है, पिछली बार लेफ्टिनेंट वॉकर था, अब इस बार उनका जो सन्मुख था, मतलब कि सेना को नियुक्त करने वाला जो था अंग्रेजों की सेना को, इस बार जनरल स्मिथ था और उसने भी मुंह की खाई थी, मतलब वह भी रानी से हार गया था। उस रानी ने उसे भी धूल चटा दी थी। और इस बार जो थी उनकी 2 सखियां थी, कान्हा और मंदरा, जो उनके साथ जंग में लड़ रही थी, उनके साथ भी युद्ध क्षेत्र में थी और उन दोनों ने भी बहुत मारकाट मचाई थी, मतलब वो भी बहुत वीरता के साथ उस दौरान लड़ी थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी हर जगह विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही थी और उनकी जो 2 सखियां थीं वह भी युद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा कमाल दिखा रही थी, वह भी बहुत वीरता से लड़ रही थी। लेकिन पीछे से यूरोज आ जाता है अपनी सेना लेकर और अब जो रानी रहती हैं वह चारों तरफ से घिर जाती है। सामने भी सैनिक थे, पीछे भी सैनिक थे, तो रानी अब पूरी तरीके से घिर चुकी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में क्या होता है बच्चों कि रानी जब चारों तरफ से घिर जाती है, लेकिन तब भी वह मार काट करके जैसे तैसे उस सैन्य के पार हो जाती हैं। लेकिन सामने जो मुसीबत थी, वह दिक्कत क्या थी कि उनके सामने एक नाला आ जाता है, जो कि बहुत विषम संकट था उनके लिए।
क्योंकि उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी, वह स्वर्गलोक सिधार गया था। अब उनका जो घोड़ा था वह अड़ गया था क्योंकि नया घोड़ा था। इतने में ही क्या होता है कि पीछे से सैनिक लोग आ जाते हैं, पीछे से अंग्रेज आ जाते हैं। अब रानी एक रहती है लेकिन शत्रु जो रहते हैं बहुत सारे रहते हैं, अंग्रेज बहुत सारे रहते हैं। तो रानी पर वो वार पे वार करते हैं और घायल होकर बेचारी जो रानी रहती हैं वह घोड़े से नीचे गिरती है और मृत्यु को पा लेती हैं। उन्हें वीर गति पानी थी, मतलब युद्ध में वह शहीद हो जाती हैं। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पद सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में कवियत्री हमें बता रही हैं कि रानी जो थी वह स्वर्गलोक सिधार चुकी थी। दिव्य सवारी मतलब अलौकिक। दिव्य क्या मतलब होता है? अलौकिक। तो उन्हें तेज से तेज मिला क्योंकि वह तेज की सच्ची अधिकारी थी, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत वीरता और साहस के साथ जो युद्ध किया था। उनकी अभी उम्र जो थी वो कुल 23 साल की थी। वो कोई मनुष्य नहीं, वह अवतारी नारी थी। उन्होंने धरती पर माँ दुर्गा या लक्ष्मी की तरह अवतार लिया था। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। वह हमको स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करना, हम जो सोए हुए थे, बूढ़ा जो भारत था जिसकी आज़ादी गुमी हुई थी, उस आज़ादी में नया जोश लाने के लिए, हम भारतवासियों को जीवित करने के लिए वह आई थी। वह हमें वो रास्ता दिखा गई, वो हमें जो सीख सिखा गई जो हमें सीखनी थी। और ये सब हमने बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुना था, क्योंकि वह बहुत वीरता और साहस के साथ लड़ी थी। वह झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से, चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में हमें कवियत्री कह रही हैं कि रानी आप बेचैन होकर चले जाओ, हम आपका ये बलिदान, आपका जो एहसान है, हम भारतवासी इसे हमेशा अपने दिल में जगाए रखेंगे। हम हमेशा आप याद आओगी, आपकी स्मारक आप हमेशा याद रहोगी। अमिट निशानी, आप खुद एक अमिट निशानी मतलब कि कभी ना मिटने वाली ऐसी निशानी बन चुकी हो। आपने हमें प्रेरित किया, आपने हमें जगाया कि अब हमें स्वतंत्रता के लिए खुद एक लड़ाई लड़नी है। आपने जो क्रांति शुरू करी, अब हम इस क्रांति को तब तक बढ़ावा देंगे जब तक हमें स्वतंत्रता मिल नहीं जाती है, हम स्वतंत्रता या फिर आज़ादी को प्राप्त नहीं कर लेते। तो बच्चों, ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि झांसी की रानी बहुत वीर थी, जो हमने इस कविता में पढ़ा उनके बारे में, उनके पूरे जीवन का वर्णन किया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। वह बहुत ही वीर थी, वह उनके अंदर बहुत साहस था। वह बहुत छोटी सी उम्र में ही इतनी बड़ी प्रेरणा हमें सिखा गई, इतनी सीख सिखा गई, और हम आज तक उन्हें भूले नहीं हैं। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।